हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास में फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज कर लिया था और उसके बाद में अपन को जो आगे करना था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ रिएक्शंस अपन ने करी थी, जैसे फॉर्माइलेशंस वगैरह, या अपन कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, या ये जो है अपन प्राइस रीअरेंजमेंट, इस टाइप की रिएक्शंस अपन ने कर ली थी प्रीवियस क्लास में। आज उससे अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट जो है फॉर्माइलेशंस करते हैं। 6 रिएक्शन होगी ये, शायद 6 रिएक्शन है फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन में एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड करना होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा हुआ है, फॉर्माइलेशन। अब फॉर्माइलेशन करनी कैसे है, इसमें भी दो तीन रिएक्शन है। फर्स्ट ए रिएक्शन है राइमर टिमान, REIMER, राइमर टिमान। तो राइमर टिमान रिएक्शन करनी कैसे है, फिनॉल लेना आपको। हर एक रिएक्शन में फिनॉल तो कंपलसरी है। ये फिनॉल ले लिया और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 प्लस 3KOH। और KOH आप एल्कोहलिक ले सकते हैं इसमें रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ अपन देखते हैं क्या होगा इस रिएक्शन में। 3K और 3Cl मिलके क्या बना देंगे, 3KCl। तो यहाँ 3KCl को बाहर निकाल दो। फिर अपने पास बचा हुआ है CH, और CH के साथ वहाँ से एक O ले लिया। वो O यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट करेगा और फिनॉल के ऑर्थो कंडीशन पे एल्डिहाइड लग जाएगा और क्या बन जाएगा, ये CHO और यहाँ पर OH। देखो यहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन ही यूज लिया है और यहाँ से एक H निकला है, तो 3 और 1 4 H हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन पड़े हैं। तो कितना H2O बाहर निकल जाएगा, 2H2O बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा इसमें। तो ये जो बना हुआ है कंपाउंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। तो और तो सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है इसमें। अपने फिनॉल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और इसके साथ करवाते हैं 3KOH के साथ, तो ऑर्थो कंडीशन पे ये एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, राइमर टिमान फॉर्माइलेशंस। और फॉर्माइलेशन में जो ग्रुप आता है वो कौन सा ग्रुप आता है, एल्डिहाइड ग्रुप आता है, इसलिए अपन इसका नाम क्या रखते हैं, राइमर टिमान फॉर्माइलेशन। अगली एक रिएक्शन और है जिसमें अपन गाटरमान रिएक्शंस और कुछ इसका आगे बनाएंगे, तो ये रिएक्शन नोट कर ली जाए। उसके बाद अपन रिएक्शन करते हैं बी पार्ट, गाटरमान। गाटरमान रिएक्शन। अब गाटरमान रिएक्शन में लेना तो फिनॉल ही है, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है तो फिनॉल को ही लेना पड़ेगा। ये फिनॉल ले लिया और फिनॉल की HCN और HCl के साथ, देखो पहले अलग से कर देते हैं ताकि आपको ये रिएक्शन इजीली समझ में आए। HCl पहले किससे रिएक्ट कर लेता है, HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो एक इंटरमीडिएट बनेगा इसमें। कैसे बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव आया। इस H पे प्लस और Cl पे माइनस। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में N पे आ जाएगा H और Cl आ जाएगा CH पे। तो एक इंटरमीडिएट Cl CH डबल बॉन्ड NH, ये एल्डमीन, क्लोरो एल्डमीन जो बना है, इंटरमीडिएट बना है, ये इसकी रिएक्शन अपन इसके साथ कराते हैं क्लोरो एल्डमीन की, CH डबल बॉन्ड NH। और एल्डमीन की रिएक्शन अगर करवाएंगे तो CH पे प्लस है और Cl पे माइनस है। Cl यहाँ से हट जाएगा, प्लस वाला ही अटैक करता है क्योंकि बेंजीन रिंग पे ऑर्थो और पैरा पे कौन घूमता रहते हैं, नाइट इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नेगेटिव चार्ज घूमते हैं, इसलिए अपन कहते हैं प्लस वाला ग्रुप जो है वो अटैक करेगा पैरा कंडीशन पे और वहाँ से H को एलिमिनेट करेगा। तो ये OH तो लगा हुआ ही है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। ये इमीन जो बना, साथ में एक बाई प्रोडक्ट निकल गया HCl। अब इसी का वापस अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, H2O विथ एसिडिक मीडियम। तो ये NH, थोड़ा से कलर से दिखा देता हूँ, ये NH और H2 मिलके NH3 बाहर निकल जाएगा और CH के साथ कौन आ जाएगा अब ग्रुप,
ओ आ जाएगा। तो अपन कहेंगे ये ओ एच लग गया यहाँ पे, और यहाँ लग गया सी एच ओ, प्लस बाई प्रोडक्ट में कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकला, NH3। अब इसका नाम लिखना है, कॉमन नेम और IUPAC नेम थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। देखो इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है अपना, तो एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो नाम लिख देंगे 4 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नाम है। बेंज एल्डिहाइड इस पूरे का नाम है, एल्डिहाइड के साथ बेंजीन का, उसको अपन क्या नाम देते हैं, बेंज एल्डिहाइड, और 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। ये एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। तो इसमें एल्डिहाइड लगा और इसमें भी एल्डिहाइड लगा, और दोनों कौन सी रिएक्शंस में आ रही है, फॉर्माइलेशंस। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो है राइमर टिमान, इम्पोर्टेंट है। तो ये राइमर टिमान है, और राइमर टिमान के बाद में अपन ये रिएक्शंस बता दी मैंने, एक तो इम्पोर्टेंट लगा दो यहाँ पे राइमर टिमान, और दूसरी गाटरमान, और एक डफ है वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी एक और रिएक्शन करनी है, सी पार्ट इसका, 6 का सी पार्ट, डफ रिएक्शन। डफ रिएक्शन करना कैसे है डफ रिएक्शन को, ये ले लिया अपन ने फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन और बोरिक एसिड के साथ, हेक्सामेथिलीन CH2 और N4, ये हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन है, और बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3, H3BO3। इसके साथ अगर कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट इसमें भी बनेगा। ये बनेगा कैसे, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। हालांकि इसके 3 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, और यहाँ से जो H निकलेगा वो एक्स्ट्रा N के साथ मिलके NH3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये एक इमीन बना और साथ में NH3 बाहर निकला। 3 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे इसके 3 ले लिए, इसका एक ही लिया। बोरिक एसिड जो है इसकी प्रेजेंस ले लिया, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन प्रेजेंस में कर सकते हैं, तो ये एक इमीन बनेगा इंटरमीडिएट, और इसी का वापस क्या करेंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में। तो लास्ट में प्रोडक्ट जो बनेगा ये एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर ऊपर क्या लगाया हुआ है OH, और यहाँ CHO प्लस CH3 NH2, तो ये बन जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसमें जो OH है ये एल्डिहाइड से सेकेंड नंबर पे क्या लगा हुआ OH, या तो ऑर्थोसेलिस एल्डिहाइड लिख दो, या फिर दूसरा नाम मैं ये बता रहा हूँ 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, ये एक मेजर प्रोडक्ट बना है अपना इसमें। तो ये तीनों रिएक्शनें इंपॉर्टेंट है फॉर्माइलेशंस के अंदर। तो फॉर्माइलेशंस में जो अपन ने रिएक्शन करवाई है, फर्स्ट रिएक्शन राइमर टिमान फॉर्माइलेशन इंपॉर्टेंट है, सेकंड गाटरमान है, गाटरमान को आप भले ही थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट मान लो, लेकिन तीसरी रिएक्शन डफ रिएक्शन है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, तो आपको इस रिएक्शंस को भी याद रखना है। और इसमें CH2 का नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राअमाइन, ये बन गया हेक्सामेथिलीन टेट्राअमाइन। साथ में बोरिक एसिड है, और ये इमीन बनेगा इंटरमीडिएट, और लास्ट में ये 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये अपनी फॉर्माइलेशन रिएक्शंस कंप्लीट हुई, जिसमें 3 रिएक्शन अपन ने बता दी थी। अब इसके आगे
नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना सेवन्थ रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन इसमें भी दो रिएक्शन आएगी आपके, एक तो राइमर टिमान सेम रिएक्शन आएगी लेकिन प्रोडक्ट अलग बनेगा इसमें। तो ए रिएक्शंस को अपन लिख देते हैं राइमर टिमान, राइमर टिमान। तो राइमर टिमान जो रिएक्शंस है इसमें कैसे बनाना अपन को, ये फिनॉल ले लिया, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा दिया OH, और इसी की रिएक्शन अपन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4KOH के साथ, इसके साथ अगर करवाएंगे तो अपन को मालूम है ये 4K और 4Cl बाहर निकल जाएगा। तो साथ में फिनॉल के ऑक्सीजन पे यहाँ पर OH तो लगा हुआ ही है, एक कार्बन यहाँ से ले लिया, दो ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया और एक H ले लिया, 4 OH हैं और 4 OH में से 2 ऑक्सीजन गायब हो गए, पीछे बचा 2H2O, ये निकल जाएगा, 4KCl बाहर निकल जाएगा, 4KCl प्लस 2H2O, और यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी जो रिएक्शंस है इसमें जो बना हुआ है इसका नाम अपन लिखेंगे सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। तो ये सैलिसाइलिक एसिड होता है जिससे अपन एस्प्रिन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन अगर आए आपके पास हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू एस्प्रिन, तो अपन यहाँ आगे रिएक्शन बताएंगे। फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनता है ये अपन को कौन सी रिएक्शन में करना है, राइमर टिमान, और एक और रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शंस, उन दोनों में सैलिसाइलिक एसिड बनता है। अब एस्प्रिन कैसे बनता है ये भी बता देते हैं। अब ये जो सैलिसाइलिक एसिड लिया हुआ है अपन ने, बेंजीन के ऊपर OH और COOH, ये इसी की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3CO और इन दोनों के बीच में O। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो ग्रुप है ये यहाँ से ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया, नेगेटिव, O नेगेटिव, और H क्या है, पॉजिटिव। ये H प्लस जो है वो इस पूरे के साथ निकल जाएगा, CH3COO और H, ये मिलके CH3COH बना के रिमूव हो जाएगा, और इसमें प्रोडक्ट में बनेगा क्या, तो ये फिनॉल है, और फिनॉल का जो OH है, OH में से तो H तो गायब हो गया, पीछे बचा O के साथ में ये ग्रुप बचा हुआ CO और CH3, तो CO और CH3, और इस पे जो लगा हुआ है वो ग्रुप कौन सा है, COOH, ये तो ऑलरेडी था ही पहले, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट निकला है उसको अपन क्या लिखेंगे, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो बना हुआ है कंपाउंड इसका नाम है अपना ये हो जाएगा आपके एस्प्रिन, या ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर अगर COH आता है तो उसको बेंजोइक एसिड बोला है। CH3CO और O, इस पूरे को एसिटॉक्सी बोल सकते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पे एसिटॉक्सी है, इसलिए ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको IUPAC नेम में लिख सकते हैं। तो ये एस्प्रिन ऐसे बनता है। तो फिनॉल से एस्प्रिन अगर आए तो आपको ये दोनों रिएक्शंस लिखनी है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू एस्प्रिन, तो ये रिएक्शन इस टाइप से आपको करना है। अब राइमर टिमान के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं अपन, बी पार्ट इसका कॉल्बे सिंथेसिस, कॉल्बेज सिंथेसिस। कॉल्बेज सिंथेसिस में क्या बनता है, देखो सबसे पहले ले लिया मैंने फिनॉल, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है OH, और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन,
NaOH को क्या बोलते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से H हट जाएगा और वहाँ से OH, H2O बाहर निकल जाएगा, और O के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर, Na, ONA। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, प्लस जो निकला है वो कौन सा निकला है, H2O। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ अब, CO2 के साथ। और CO2 के साथ अगर करवाएंगे तो यहाँ पर OH और COONA, Na यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। CO2 जो अटैक किया इसने ऑर्थो कंडीशन पे किया, और ऑर्थो कंडीशन पे करने के बाद में यहाँ Na कनेक्ट हो गया, तो ये ट्रांसफ़र हुआ, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसने H को इधर से भेज दिया और ये बन गया। और ये सोडियम सैलिसाइलेट लिख सकते हैं, सोडियम सैलिसाइलेट। और इसी की जब वापस HCl के साथ रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम मतलब HCl के साथ, तो ये Na और Cl बाहर निकल जाएगा और उसकी Na की जगह आ जाएगा H। तो OH COOH प्लस NaCl, ये बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। तो हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड, तो आपको कौन सी रिएक्शंस लिखनी है, कॉल्वे सिंथेसिस। और ये इसको इम्पोर्टेंट भी लगाओ, कॉल्वे सिंथेसिस को। तो ये रिएक्शन हो गया। कॉल्वे सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कैसे अपन को ये रिएक्शंस करनी है। तो इसमें जो जनरली अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है या बेंजीन रिंग की जितनी भी रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अपन जो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस। और कंडेंसेशन रिएक्शंस कैसे बनती है, उससे पहले एक और रिएक्शंस अपन बता देते हैं, एट्थ, जो हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, रिडक्शन। ये भी बेंजीन रिंग में लिख सकते हैं, रिडक्शन। ये मैंने मान लो फिनॉल ले लिया, और फिनॉल में अल्टरनेट क्या होता है, डबल बॉन्ड OH और प्लस इसमें 3H2 लगा दिया। 3H2 का मतलब है यहाँ सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे निकल की प्रेजेंस में। निकल प्लेटिनम पैलेडियम एक कैटलिस्ट है जिसकी प्रेजेंस में अगर ये करेंगे तो ये बेंजीन को हटा के यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाता है। तो लिया किससे है, फिनॉल, और फिनॉल के सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए और कंपाउंड क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। जब निकल की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो इनका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अपन ने कर दिया और साइक्लोहेक्सेनॉल ये अपने बन गया। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें कॉल्वे सिंथेसिस में अपन ने फिनॉल से कैसे अपन ने सैलिसाइलिक एसिड बनाया और इसमें फिनॉल से क्या बनाया है, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब कंडेंसेशन रिएक्शंस की कुछ रिएक्शंस है वो कर लेते हैं, फिर ये फिनॉल टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिनॉल को यूज कर सकते हैं एज ए एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। जहाँ पे भी आपको फर्श क्लीन करना है, कोई चीज़ क्लीन करनी है, इनएनिमेट चीज़ का मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स पे अगर इनका यूज करना है ताकि बैक्टीरिया, वर्म्स या जर्म्स को किल करने के लिए इन फिनॉल्स का यूज अपन कर सकते हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में आपको जो स्मेल आती है वो किसकी स्मेल आती है, फिनॉल की स्मेल आती है। तो ये फिनॉल का जनरली यूज़ भी मैंने यहाँ पे आपको बताया कुछ कहाँ पे यूज़ लेते हैं। और एस्प्रिन बनाने के लिए, एस्प्रिन का मतलब है जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको एस्प्रिन की टैबलेट देते हैं ताकि एंजाइना, दर्द जो है, जो हार्ट का दर्द होता है उसको कम करने के लिए अपन एस्प्रिन टैबलेट दे सकते हैं। हालांकि एस्प्रिन को भूखा पेट नहीं लेना चाहिए, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक एसिडिटी क्रिएट कर सकता है, अपने अल्सर या पेट में घाव बना सकता है, जिसके लिए अपन इसको भूखा पेट या खाली पेट या एम्प्टी स्टमक नहीं लेते हैं। अब इसके बाद में अपन जो बताते हैं यहाँ टॉपिक आपको वो है कंडेंसेशन रिएक्शन, सी पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो आपको याद है, तो OH ग्रुप की रिएक्शन करी थी। सेकंड पार्ट में बेंजीन रिंग की, और सी पार्ट अब आ रहा है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शंस में करना क्या है ये देखते हैं अपन।
सबसे पहले अपन फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसके साथ ये रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट अपन फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल को थोड़ा सा मैंने ये लेटा दिया है रिएक्शन करने के लिए। ये फिनॉल ही है, चाहे फिनॉल को ऐसे रखो या ऐसे रखो, फिनॉल है, कहीं पे भी एक OH लगा दिया। और इसी की रिएक्शन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आपके पड़ा हुआ है। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आता है? N2 और Cl। ये जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप आता है N2Cl, इसी को अपन क्या बोलते हैं? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और इसको शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिख देंगे? BDC। और ये एसिडिक या बेसिक मीडियम में इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो Cl यहाँ से पैरा से H को रिमूव करेगा, क्योंकि N2 पॉजिटिव है और पॉजिटिव वहाँ अटैक करता है जहाँ इसको नेगेटिव मिलेगा। कहाँ अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे। वहाँ से H को एलिमिनेट करेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? यहाँ पे ये OH आ गया और OH आने के बाद में N डबल बॉन्ड N, फिर ये बेंजीन और फिर ये आ जाएगा। तो ये पैरा पोजीशन पे ये लगा हुआ है फिनॉल में। और अपने जो इसका नाम लिखेंगे, देखो नाइट्रोजन से पैरा पोजीशन में प्लस जो बाहर निकला वो कौन सा है? HCl। तो N और N जो है डबल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ, इन दोनों के बीच में दो बेंजीन को कनेक्ट करेंगे और OH लगा हुआ है, साथ में HCl रिमूव हुआ। तो यहाँ की जो पैरा पोजीशन है 1 2 3 और 4 पैरा पोजीशन, तो पैरा पे क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोक्सी। इसका नाम OH का क्या बोला मैंने? हाइड्रोक्सी। और इसके बाद में इसको अपन क्या बोलते हैं? एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो एजोबेंजीन जो है, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन जब आता है, या आपको डाई बेंजीन नहीं लिखना है, नाइट्रोजन और बेंजीन को दोनों को मिला के आपने एक ही वर्ड दे दिया है एजोबेंजीन, तो आपको यहाँ पे एजोबेंजीन वर्ड यूज ले सकते हैं इसमें। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये एक मेजर प्रोडक्ट बना बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ जब फिनॉल की। अच्छा, ये काम कहाँ आता है? ये एक डाई है, ऑरेंज कलर की डाई है, जिसमें अपन कपड़ों में कलर करने के लिए, बालों में रंग करने के लिए, कलर करने के लिए ये चीज़ें काम आती है। सेकेंड रिएक्शन आएगी रिएक्शन विथ एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। एसीटोन कौन सा होता है? कीटोन ग्रुप जिसमें आता है, और 3 कार्बन वाले ग्रुप को एसीटोन बोलते हैं। CH3 CO और CH3, ये एसीटोन है। और इसी की रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं? फिनॉल के साथ। बेंजीन पे क्या लगा हुआ? OH। ये दो फिनॉल हो गए। एसिडिक मीडियम में अगर इसको हीट करते हैं या कोई भी एक मीडियम में हीट करते हैं, तो यहाँ फिनॉल के पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? H। और यहाँ से H और O मिलके, ये दो H और O मिलके क्या बना देंगे? H2O। तो पूरा ये मॉलिक्यूल, छोटा सा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। कंडेंसेशन रिएक्शंस वही होती है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल में से एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो उसको अपन कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो ये हो गया। रिमूव होने के बाद में यहाँ इसमें से कौन सा निकल जाएगा? यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा, और वाटर बाहर निकलने के बाद में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? CH3 C और CH3, और फिर ये बेंजीन के ऊपर OH, और ये भी बेंजीन के ऊपर OH, और प्लस जो है वो छोटा मॉलिक्यूल कौन सा निकला है? वाटर। अब इसका नाम क्या रखेंगे? बिसफिनॉल A। बिस का मतलब दो है, फिनॉल दो लगे हुए हैं फिनॉल, और A का मतलब एसीटोन से कनेक्ट है, तो ये इसका नाम है बिसफिनॉल A। तो अपन कैसे बिसफिनॉल A बना सकते हैं? एसीटोन की रिएक्शन जब दो फिनॉल के साथ हो जाती है, एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? यहाँ पे बिसफिनॉल A।
तो ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद में थर्ड रिएक्शन अपन करेंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड पहले होता क्या है पहले वो देखते हैं, फिर फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड खुद ऐसा होता है, स्ट्रक्चर इस टाइप का है, बेंजीन बना हुआ है, फिर CO और CO, और ये दोनों किससे कनेक्ट है, O से। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। और इसी की रिएक्शन अपन फिनॉल के साथ में भी कराएंगे। फिनॉल में मैं OH यहाँ अभी नीचे लगा देता हूँ समझने के लिए, OH और प्लस एक और फिनॉल, और यहाँ पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, H। अपन कहते हैं पैरा पोजीशन वाला ही ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑर्थो पे तो OH ग्रुप थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। पैरा पे यहाँ पे कोई आसपास में बड़ा ग्रुप नहीं है, इसलिए पैरा वाले हाइड्रोजन को इजीली अपन एलिमिनेट करेंगे। और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है, कंसनट्रेटेड H2SO4 या एसिडिक मीडियम। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसमें भी आप H2SO4 ले सकते हैं पहली वाली रिएक्शन में। तो डिहाइड्रेटिंग का काम क्या है, वाटर को एलिमिनेट करेगा, यहाँ से ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और H2O बाहर निकलते ही इसमें क्या बन जाएगा, वाटर निकल गया, और ये एक कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड O C, और यहाँ O, और इस पे दो ग्रुप लगे हुए हैं फिनॉल के, एक तो यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, ये फिनॉल के। और यहाँ फिनॉल प्लस जो मॉलिक्यूल रिमूव हुआ वो कौन सा रिमूव हुआ, यहाँ पे H2O। ये जो बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को अपन क्या नाम दे सकते हैं, फिनोफ्थैलीन। तो नाम रख देते हैं इसका फिनोफ्थैलीन। तो ये फिनोफ्थैलीन बन गया, जिसमें अपन फिनॉल या ये जो बेंजीन है थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शंस है वो किसके साथ करवा रहे हैं, फिनॉल के साथ। और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4, जिसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, खींचना। ये निकलने के बाद में अपने पास ये एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें दो फिनॉलिक ग्रुप लगे हुए हैं, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, फिनोफ्थैलीन। तो ये फिनोफ्थैलीन बन गया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन है इसकी, फोर्थ रिएक्शन, फिनॉल की लास्ट रिएक्शन आज करवा देते हैं, वो है लैडरमान से। लैडरमान से फोर्थ रिएक्शन, लैडरमान से। अब रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे मान लो मैंने क्या ले लिया है, फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन फॉर्म एल्डिहाइड के साथ। फॉर्म एल्डिहाइड कौन सा होता है, HCHO, ये फॉर्म एल्डिहाइड है। अब फॉर्म एल्डिहाइड में जब इसके साथ बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम लेते हैं तो अपन को मालूम है C और O में से किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, O की माइनस, और C पे क्या है, प्लस। अब ये प्लस वाला जो ग्रुप है वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ से जो H एलिमिनेट करेगा वो H O के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे C और O का डबल बॉन्ड वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर तो OH लगा हुआ है और यहाँ CH2OH, एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। दूसरा एक पैरा वाला भी बनेगा, पैरा वाले में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, OH फिर CH2 और OH, और बाई प्रोडक्ट में कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो O से जो H अटैच होगा वो कहाँ से आया हुआ है, फिनॉल के ऑर्थो और पैरा से आया हुआ है, वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो CH2OH बना। अब यहाँ इसका नाम लिखना है, देखो ये जो है इसको बेंजाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, पूरे को बेंजीन CH2 और OH को मिला के क्या बोल दिया, बेंजाइल एल्कोहल। इस पे ऑर्थो पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोक्सी, तो नाम लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल।
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और इसका जो नाम है वो क्या लिखेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। हालांकि इससे एक बेकेलाइट बना सकते हैं। बेकेलाइट का मतलब है वो हार्ड स्ट्रक्चर, प्लास्टिक जैसा हार्ड स्ट्रक्चर जो टूटते ही नहीं टूटा। जैसे ये मार्कर है, मार्कर की जो बॉडी है अगर गिर भी जाए तो भी नहीं टूटेगा। या कुकर के जो हैंडल्स है, या अपन कहते हैं ऐसे जो प्लास्टिक है जो गिरने के बाद में कुछ नहीं होता उनका, तो वो प्लास्टिक अपन इससे बना सकते हैं। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्काइल से एक जो कंपाउंड बनता है बेकेलाइट, उसका यूज अपन प्लास्टिक के फॉर्म में कर सकते हैं, हार्ड यूटेंसिल्स के फॉर्म में कर सकते हैं, किचन वेयर में कर सकते हैं, ये जो बर्तन बनाने में भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चारों रिएक्शंस में वापस एक बार नाम रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन अपन ने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ किया था और उसमें एक डाई बना था फिनॉल के साथ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सेकेंड रिएक्शन में अपन ने जो रिएक्शंस करी थी वो एसीटोन के साथ, और प्रोडक्ट का नाम रखा था बिसफिनॉल ए। और थर्ड रिएक्शन में अपन ने करा था फिनोफ्थलीन बनाया था। फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है जिसका यूज अपन लेबोरेटरी में करेंगे टाइट्रेशन के अंदर, और इसकी एक रेंज होती है। रेड और पिंक कलर ये शो कर सकता है कि भाई एसिडिक मीडियम में रेड या पिंक कलर जो शो करता है वो एक ये इंडिकेटर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं इस फिनोफ्थलीन को। अपने लैब में एक बॉटल के फॉर्म में पड़ा होगा आपको, 500 बॉटल के फॉर्म में या 100 ml की बॉटल के फॉर्म में, कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाएगा वो कलर शो करेगा। तो ये एक इंडिकेटर के फॉर्म में यूज ले सकते हैं। और लास्ट प्रोडक्ट है, अगर आपको बेकेलाइट बनाना है, हार्ड यूटेंसिल्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको रिएक्शन किसके साथ करनी पड़ेगी, फॉर्मएल्डिहाइड के साथ। और फॉर्मएल्डिहाइड से जो बनेंगे प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, इनका यूज अपन आगे कर सकते हैं। ये हो गया। तो ये फिनॉल टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट होता है। फिनॉल के कुछ यूजेज जो है मैंने बताए थे आपको, फिनॉल के यूजेज को कहाँ कहाँ यूज लेते हैं। फिनॉल बेकेलाइट बनाने में भी यूज ले सकते हैं। इसके अलावा फिनॉल का यूज एस्प्रिन में कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्रिक एसिड बना सकते हैं। नाइट्रेशन किया था अपन ने फिनॉल का, उसमें अपन क्या बना सकते हैं, पिक्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर शो कर सकता है। और उसके अलावा एक इंडिकेटर फिनोफ्थलीन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूजेज में आप लिख सकते हो। तो ये फिनॉल के अपन ने कुछ यूजेज और कुछ जो रिएक्शंस है वो अपन ने कंप्लीट की। तो उनके यूजेज के कुछ पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इसके ऊपर ही लिख देता हूँ यूजेज। एज ए इंडिकेटर फिनोफ्थलीन, इंडिकेटर। सेकेंड पॉइंट है पिक्रिक एसिड बनाने के लिए, पिक्रिक एसिड बनाने के लिए। थर्ड है बेकेलाइट, बेकेलाइट। फोर्थ है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका यूज अपन एस्प्रिन बनाने में कर सकते हैं। एस्प्रिन को प्रिपेयर करने में भी आप किसका यूज़ कर सकते हो, फिनॉल का। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अब अपन आते हैं लास्ट टॉपिक, चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, उसका नाम है ईथर। तो नेक्स्ट टॉपिक नए पेज से स्टार्ट करते हैं, ईथर। ईथर जो है जिसमें अपन कह सकते हैं ये एक वाटर का ही डेरिवेटिव्स है। इट इज़ अ वाटर डेरिवेटिव्स, वाटर डेरिवेटिव्स। या एनहाइड्रस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एनहाइड्रिक जो है उसको अपन ईथर बोल सकते हैं। ईथर को जनरली अपन किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर ओ आर से। आर ओ आर का मतलब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी अगर एल्काइल ग्रुप या कार्बन से कनेक्ट है तो उसको अपन ईथर नाम दे सकते हैं। और इनका जनरल फॉर्मूला एक ही है, CnH2n + 2O।
लेकिन n की वैल्यू मिनिमम 2 होगी तब ईथर बनेगा, अदरवाइज अल्कोहल बन जाएगा। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो आपके ईथर बन सकता है। अल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ दोनों की क्या है, डिफरेंट है। तो अपन ईथर के बारे में पढ़ रहे थे। ईथर में आर ओ आर, और ईथर को अपन अगर क्लासिफाइड करेंगे तो इसके अपन 3 पार्ट कर सकते हैं। उनके नेचर के बेस पे अपन कितना पार्ट कर सकते हैं, 3 पार्ट। एक तो फर्स्ट हो जाएगा सिंपल ईथर, हालांकि 2 भी कर सकते हैं लेकिन 3 पार्ट अलग समझाने के लिए मैंने किया है। सिंपल ईथर। दूसरा हो जाएगा मिक्स ईथर, मिक्स्ड ईथर। और तीसरा आ जाएगा एरोमेटिक ईथर। अब तीनों का स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, जैसे आर ओ और आर, दोनों आर जो है वो सेम है, इसमें दोनों आर क्या है, सेम है, तो वो सिंपल ईथर है। मिक्स ईथर में आर ओ और क्या आ जाएगा, आर डैश। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो वो मिक्स ईथर में आएगा। और आर ओ के साथ अगर कोई बेंजीन या एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है तो इसको अपन कौन सा ईथर बोलेंगे, एरोमेटिक ईथर। तो एरोमेटिक ईथर मिक्स टाइप का भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, तो एरोमेटिक को थोड़ा सा अपन ने अलग रखा है यहाँ पे। अब आर ओ आर का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे CH3O और CH3, दोनों तरफ CH3 सेम है, या CH3CH2 इथाइल वाला ग्रुप दोनों तरफ लगा दो, तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, सिंपल ईथर का। जब दोनों तरफ कार्बन सेम है और एल्काइल ग्रुप सेम है तो वो कौन सा ईथर है, सिंपल। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ये CH3 है, फिर O और CH2CH3, एक तरफ एक कार्बन और दूसरी तरफ दो कार्बन, तो ये कौन सा हो जाएगा, मिक्स्ड ईथर। या एक तरफ 2 कार्बन दूसरी तरफ 3 कार्बन, तो भी वो मिक्स ईथर है। एरोमेटिक ईथर में एक तरफ बेंजीन आएगा, जैसे CH3O और एक बेंजीन आना चाहिए कम से कम, तो अपन उसको क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक ईथर। तो ये मैंने तीनों के एग्जाम्पल आपको एक एक एग्जाम्पल बता दिए हैं ताकि ये चीज़ समझ में आए कि मिक्स क्या होता है, सिंपल क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है। तो एरोमेटिक में अगर दोनों तरफ बेंजीन आए तो वो सिंपल टाइप का भी हो सकता है, लेकिन रहेगा वो एरोमेटिक ईथर ही। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है, ये जो मैंने लिखा है ये मिक्स वाले का एग्जाम्पल भी है, तो मिक्स में भी लिख सकते हो और एरोमेटिक में भी लिख सकते हो, दोनों में आप लिख सकते हो। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन किया ईथर का, और ईथर के क्लासिफिकेशन में सिंपल, मिक्स्ड और एरोमेटिक 3 टाइप के ईथर बनाए। अब इसके बाद अपन करते हैं इनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इम्पोर्टेंट है, कभी कभार नाम पूछ सकते हैं, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर कैसे करना है, देखो आपको किसी का भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है ईथर का, तो इसमें आर ओ आर के मैं पहले नाम बताता हूँ, फिर इसके तरीके बताऊँगा करने के। ये भी एल्काइल और ये भी एल्काइल, दोनों एल्काइल अगर सेम है तो नाम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर। अगर दोनों सेम है तो, और ये कौन सा नाम है, कॉमन नेम। दूसरा अगर IUPAC लिखना है तो ये आर के साथ ये कोई भी एक ग्रुप छोड़ दो, आर और ओ को मिला के क्या बोल देंगे, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। और पीछे जो बार बचा हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्केन। तो ये जो नाम बन जाएगा एल्कोक्सी एल्केन, तो ये एल्कोक्सी एल्केन इसका नाम हो गया, IUPAC नाम हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल भी करने हैं अपन को, क्या करेंगे, आर और आर की वैल्यू रख देते हैं, CH3O और CH3, तो नाम क्या बन जाएगा इसका, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ये तो इसका कॉमन नेम है। IUPAC में इसको क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। तो ये इसका कौन सा नाम बन गया, IUPAC नेम। तो ये मैंने नाम बताया दोनों, कॉमन और IUPAC। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यहाँ CH3 आ गया, ये तो सिंपल ईथर का एग्जाम्पल है, और यहाँ CH2CH3। अब दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है,
तब नाम क्या लिखना है देखो, ये हो गया इथाइल और ये हो गया मिथाइल। तो कॉमन नेम में आप लिख सकते हो पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से इथाइल, फिर मिथाइल और ईथर, ये हो गया। फिर इसका IUPAC नाम अगर लिखना है तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। तो IUPAC में इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। और ये 2 कार्बन की चेन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इथेन। ये मिथॉक्सी इथेन। तो ये कॉमन और IUPAC नेम मैंने बताया इसके। अब इसके अलावा कुछ नाम और करवाते हैं यहाँ पे, जैसे ये करवा दिया CH3 CH2O और CH2 CH3। IUPAC नाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटे वाले ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ ही भेजना है। अगर दोनों बराबर नहीं है एल्काइल ग्रुप, तो छोटे वाले को ऑक्सीजन के साथ बोले भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी। फिर 2 कार्बन की चेन को आप क्या नाम दे सकते हो, इथेन। लेकिन जब दोनों कार्बन सेम है तो किसी को भी मिथॉक्सी इथॉक्सी लिख सकते हो। लेकिन छोटा और बड़ा आता है, मतलब 1 और 2 कार्बन आता है, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है स्मॉल कार्बन चेन के साथ ऑक्सी लगेगा। मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपोक्सी ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अब इसका नाम बनाना है तो ये भी इथाइल और ये भी इथाइल, तो कॉमन नेम तो क्या लिख देंगे, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। लेकिन IUPAC नेम में क्या लिखेंगे इसको, इथॉक्सी इथेन। IUPAC नेम हो जाएगा इसका इथॉक्सी इथेन। तो ये कुछ नाम बताए, कुछ और ट्राई कर लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे ये आ गया यहाँ पे अननोन नेम आ गया, CH3OCH CH3 और CH3। अब यहाँ पे भी ईथर है लेकिन दोनों तरफ ग्रुप बराबर नहीं है। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। और ये मिथाइल, तो पहले आइसोप्रोपाइल को लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल मिथाइल और ईथर। ये इसका कौन सा नाम बन जाएगा, कॉमन नेम है। लेकिन IUPAC में अगर इसको लिखेंगे तो नंबरिंग देना पड़ेगा, 1 2 3 और 2 पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसको आप नाम दोगे मिथॉक्सी। तो नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब कुछ आइसोमर्स भी बता देते हैं, कुछ नई चीज़ बताते हैं इसमें। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर। तो आपको अगर एक पूछे क्वेश्चन कि इसके आइसोमर बनाओ C4H10O के ईथर के आइसोमर बनाने, एल्कोहल नहीं बनाना, इसका एल्कोहल भी बनता है लेकिन आपको सिर्फ ईथर का पूछा हुआ है। तो कैसे बनाना है देखो इधर, पहले तो फर्स्ट ये हो सकता है CH3 CH2O और CH2 CH3। सेकेंड ये होगा CH3 आ गया, फिर O आ गया, CH2 CH2 और CH3। ये जो मैं बना रहा हूँ ये कौन से वर्ड बना रहा हूँ यहाँ पे, आइसोमर। और तीसरा जो आ सकता है वो कौन सा आएगा, CH3O CH CH3 और CH3। अब इन तीनों के आपको IUPAC नाम मैं बता देता हूँ, हालांकि बताए हुए तो हैं। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। तो नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इथॉक्सी इथेन। और इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसका नाम हो जाएगा ये वाला 1 2 3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन, ये सारे जो नाम हैं ये किसके नाम हो गए अपने, C4H10O के आइसोमर्स हो गए। तो ये आइसोमर्स हैं इनके।
अब अपन जो करते हैं इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नाम बताते हैं आईयूपीएसी में जो आपके आगे काम आ सकते हैं। जैसे ये आ गया CH3O सी, CH3 और CH3। इसका आईयूपीएसी नाम अपन को लिखना है इस कंपाउंड का। तो पहले तो देखो, आप जब भी कोई नॉमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी चाहिए। तो यहाँ मेरे को 3 कार्बन की चेन दिख रही है, और वो कौन सी है? 1 2 3। 1 2 3 ये तो प्रोपेन बनेगा, प्रोपेन का लास्ट नाम आएगा। हालांकि इथर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी टेबल में या आईयूपीएसी की टेबल में स्पेस नहीं दे रखा है फंक्शनल ग्रुप के नाम से, तो अपन इनको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो प्रीफिक्स के बेस पे इसका नाम हो जाएगा। देखो, इसमें इस चेन को छोड़ेंगे तो 2 ग्रुप बच गए। एक तो ये वाला ग्रुप बच गया मेरे पास, और दूसरा ये वाला ग्रुप बच गया। तो ये इसका जो नाम है वो मिथॉक्सी है, और इसका नाम क्या है? मिथाइल है। तो सबसे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले जो नाम आएगा वो मिथॉक्सी का लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मैथ तो दोनों में ही कॉमन है, मैथ। फिर OXY मिथॉक्सी में आता है, और मिथाइल में YL आता है। तो OXY ये अल्फ़ाबेट में पहले आ जाता है। मिथॉक्सी कितने नंबर पे है? 2 पे। 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन को अपन नाम दे देते हैं प्रोपेन। ये इसका नाम हो गया। ये जो नाम बनेगा, ये कौन सा नाम बना है? ये इसका अपन कह रहे हैं ये इसका आईयूपीएसी नाम बन गया। इसके अलावा एक और नाम कर लेते हैं ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्लियर हो जाए यहाँ पे। जैसे ये आ गया CH3O CH2C CH3 और CH3। अब इसका भी अगर आपको नाम पूछे, एक तरफ तो छोटा ग्रुप है, एक तरफ बहुत बड़ा ग्रुप है, तो नेमिंग वही है, तरीका वही है। आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग करने में तरीके में क्या चीज़ ध्यान रखनी है? लंबी चेन 1 2 3, और लोवेस्ट नंबरिंग भी ध्यान रखना है। अपन ने उधर से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ग्रुप पीछे रह जाता। तो 1 2 3 हो गया। ये 1 पे मिथॉक्सी है, और 2 पे डाई मिथाइल है, और फिर 3 कार्बन की चेन को क्या लिखते हैं अपन? प्रोपेन। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो ये 1 मिथॉक्सी 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया इसका कौन सा नाम हो गया है? अपना आईयूपीएसी नेम। तो किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, और हालांकि इनके कॉमन नेम भी है, नाम बता देता हूँ, जनरली यूज आते नहीं है फिर भी देख लो। ये नियोपेंटाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम है नियोपेंटाइल मिथाइल ईथर। और इसका जो नाम होगा वो कौन सा होगा? टर्सरी ब्यूटाइल। ये पूरा ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल है, और मिथाइल ईथर है। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर कॉमन नेम है, और नियोपेंटाइल मिथाइल ईथर भी कौन सा नाम है? कॉमन नेम है। इसके अलावा जो भी नाम अपन ने लिखे हुए हैं, ये मैंने जो नाम लिखे हैं वो कौन से नाम हैं? इनके आईयूपीएसी नेम है। तो कुछ नाम अपन ने बताए हैं, कुछ ट्राई किए। उसके अलावा जो बेंजीन एरोमेटिक वाले के भी कुछ 1-2 नाम देख लेते हैं, ताकि एरोमेटिक में फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। ये एरोमेटिक है OCH3। इसका जो नाम लिखेंगे, देखो ये एरोमेटिक ईथर में OCH3 पूरे को क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। फिर किससे कनेक्ट है? बेंजीन से, तो मिथॉक्सी बेंजीन लिख देंगे इसका नाम। ये इसका आईयूपीएसी नेम है मिथॉक्सी बेंजीन, लेकिन कॉमन नेम भी है एक, इसको अपन बोलते हैं एनीसॉल, एनीसॉल। ये एरोमेटिक ईथर का कॉमन नेम हो गया एनीसॉल। अगर मान लो एक कार्बन की जगह 2 कार्बन की चेन आ जाए, OC2H5, अगर ये आ जाए तो आईयूपीएसी नाम क्या लिखना है? इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। और ये जो कॉमन नेम है, इसको अपन क्या बोलते हैं? फेनिटॉल,
पेनिटॉल। तो ये दोनों नाम बता दिए। अब मान लो किसी पे एक दो ग्रुप एक्स्ट्रा आ गए, जैसे ये दे दिया मैंने OCH3 यहाँ दे दिया और OC2H5 यहाँ दे दिया। तो देखो दोनों में नाम पॉसिबल है। देखो OC2H5 का नाम जो होगा वो इथॉक्सी है और OCH3 का नाम क्या है, मिथॉक्सी। तो नाम कैसे लिखेंगे, इस वाले को पहले मिथॉक्सी और इथॉक्सी में पहले किसको लिखेंगे, इथॉक्सी को। 1 2 3, तो नाम क्या बन जाएगा, 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, फिर 3 मिथॉक्सी, और ये जो बेंजीन है इसका नाम बेंजीन ही रखना है। तो 1 इथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, बेंजीन, ये इनके नाम अपन ने बता दिए। कैसे भी कोई भी एरोमेटिक ईथर के नाम आपको कैसे बनाने हैं, किस टाइप से इसका नाम आपको लिखना है, ये अपन ने तरीका एक समझाया है। तो ईथर की प्रिपरेशंस है, ईथर की प्रॉपर्टीज़ है, ईथर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो इस क्लास के बाद में करेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और ये जो ऑर्गेनिक में जो आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो रेगुलर पुराने वीडियोस भी देखते रहिए, क्योंकि रिएक्शंस जो है वो आपको देखने में एक बार समझ में तो आ जाएगी कि हाँ सर ने बता दिया, समझ में आ गई, लेकिन वो याद नहीं होती है। तो याद करने के लिए बार बार वीडियोस को वॉच कीजिए, उसको नोट बनाइए, लिखिए, और एक मैंने कहा आपको एक जो पेपर पे या बड़े पेज पे एक ग्राफ जैसे बना के पेपर चिपकाना है, ताकि आप इजीली उसको याद कर सकें, रिमेंबर कर सकें। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।